औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बासिल बारो जी। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर रहे थे एयर पैसेज वे। तो आज हम एयर पैसेज वे का जो रिमेनिंग आगे थोड़ा सा पोर्शन रह गया उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर लंग्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे एयर पैसेज वे और फिर उसके बाद लंग्स, यानी हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था एयर पैसेज वे, जो कि नोज से यानी नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद लंग्स तक आते हैं। और एयर पैसेज वे का क्या काम होता है कि ये एक वो रास्ता है जिससे हवा बाहर से गुजर कर आती है और लंग्स तक पहुंचती है, और फिर लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होने के बाद फिर वो हवा वापस जो है एयर, वो इसी पैसेज से होती हुई बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो इसके जो पार्ट्स हमने पढ़े थे, जैसे नॉस्ट्रेल्स हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रेल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रेल्स, देन फेरेंक्स और लेरेंक्स, और फिर उसके बाद आगे ट्रेकिया। वो ट्रेकिया फिर आगे हमने देखा था कि वो आगे बिल्कुल आकर तकरीबन 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हमने पढ़ी थी। उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, और वो दो ब्रांचेस एक लेफ्ट लंग में और दूसरी राइट लंग में चली जाती है। और फिर ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये फिर आगे मजीद सब ब्रांचेज इसकी जो है वो बनती चली जाती हैं, ताकि जब तक ये 1 मिलीमीटर आरिया से कम ना हो जाए उस वक्त तक इसको ब्रोंकाई, उसके बाद फिर ब्रोंकियोल्स बन जाती है। अब यहीं से आगे हम चलते हैं कि ये जो ब्रोंकियोल्स हैं ये उसके बाद मजीद आगे जब डिवाइड होती चली जाती हैं तो फिर उसके बाद इनके एंड पे देखेंगे कि ये छोटे छोटे जो एयर सैक्स हैं, बिल्कुल एक जैसे आप देखते हैं कि अंगूर का एक गुच्छा आप ले लें, यानी ग्रेप्स का एक बंच जो है उसके अंदर देखें कि वो एक छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, उसके बाद फिर हर ब्रांच के आगे एंड पर एक अंगूर लगा होता है। जिस तरीके से वो होता है इसी तरीके से ये एयर सैक्स यानी हवा की थैलियां जिसको हम जुबान में कहेंगे, वो उनके आगे हर एक ब्रांच के आगे एक एक ये जो एयर सैक है ये मौजूद होता है। इन एयर सैक्स को कहते हैं एल्वियोलाई। इस डायग्राम में आप देखें कि बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और फिर उसके बाद ये देखें कि ये हवा की थैलियां, एयर सैक्स। एयर सैक्स, ये एयर सैक्स हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, ये मौजूद है। और ये एक को कहते हैं एल्वियोलस, और क्योंकि ये ज्यादा है और उसका प्लूरल क्या होगा, एल्वियोलाई। और हर एक एल्वियोलाई जो है इसके अराउंड आप देखें कि एक नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। देखिए ये जो रेड कलर से शो हुई है ये क्या होती है, आर्टरी, और ये जो ब्लू कलर से शो हुई होती है क्या होती है, वेन। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ से आप देखें कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके जरिए ये ब्लड यहाँ तक आता है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये क्योंकि सिंगल सेल थिक होती हैं इसलिए यहाँ से इजीली गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन आपको याद होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब क्योंकि जो बाहर से एयर आई है इन एल्वियोलाई के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज करके ब्लड के अंदर आ जाएगी, और इसी तरह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके इन एल्वियोलाई में चली जाएगी। अब जब हमने इनहेल किया, जब हमने सांस अंदर खींचा, तो उस वक्त जो एयर इन के अंदर आई उसमें ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में चली गई, और फिर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एब्जॉर्ब होकर यहाँ पर आ गई, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन वो जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। ये इसी को एक एरिया को थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि ये देखें डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड से ये एल्वियोलाई में ये डिफ्यूज होकर जा रही है, और फिर यहाँ से एल्वियोलस से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में आ गई। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के यानी प्रोसेस है, यहाँ पर अभी हम यही देखेंगे। और ये वाला जो स्टेप होता है ये इस लेवल पर ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, आपको पहले वाली जो डेफिनेशन आपको याद होगी वो क्या था कि सेलुलर लेवल पे होता है।
वो भी रेस्पिरेशन होती है, उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर ये एल्वियोलस लेवल, यहाँ पर ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, इसको भी रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आपने देख लिया पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज किस जगह पर जाकर हुआ है? एल्वियोलस लेवल पर। तो फिर बाकी सारा क्या था? बाकी सारा जो इसका पार्ट है वो क्या कर रहे हैं? वो फैसिलिटेट कर रहे हैं सिर्फ हवा के यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ से फिर वापस बाहर जाने में। और एग्जैक्टली सिर्फ एल्वियोलाई के लेवल पर यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अब अगर आपको ये कुछ पूछे कि लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस लेवल पर होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट एल्वियोलर लेवल, राइट। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। मैं कहा था कि bronchioles continue to divide and subdivide into a large number of air sacs। ये भी मैंने बताया कि ये डिवाइड होती चली जाती हैं और उसके बाद एक लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स, यानी ये जो हवा की थैलियां हैं, इसमें ये डिवाइड होते चले जाते हैं। These air sacs are the functional unit of lungs। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज हो ही यहाँ पर रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है। Each air sac is like a cluster of grapes and consists of several microscopic single layered structures called alveoli। ठीक, ये भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि ये सिंगल लेयर्ड होती हैं, सिंगल सेल थिक होती हैं, इसीलिए इजीली यहाँ से गैसियस डिफ्यूजन हो जाता है। The alveoli are surrounded by a rich network of blood capillaries, a site for the exchange of gases, right? यानी ये एक देखें कि वो एक रिच नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, इसके गिर्द यहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। There are about 700 million alveoli present in the lungs of mammals। यानी आप ये देखें कि ये एक मैमल के यानी जो लंग्स में एवरेज ये एल्वियोलाई कितनी होती है? 700 मिलियन। 700 मिलियन। अब आगे हमारा टॉपिक आ गया है, इसके बाद लंग्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या लंग्स क्या होते हैं, लंग्स की लोकेशन क्या होती है और लंग्स क्या फंक्शंस करते हैं। एक फंक्शन तो हमें पता चल गया कि लंग के अंदर जो है वो क्या एल्वियोलाई होते हैं। तो एल्वियोलाई जो है वो एक प्लेस है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, वो साइट है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स जो जनाब, the lungs are a pair of spongy air-filled organs located on either side of the chest thorax। यानी ये हमारी जो चेस्ट है इसकी दोनों साइडों पर, लेफ्ट और राइट साइड पर एक एक लंग मौजूद होता है, इसलिए कह रहे हैं कि ये एक पेयर होता है, स्पॉन्जी सॉफ्ट। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज विच इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स। और इसके ऊपर क्या होती हैं? रिब्स होती हैं, और वो रिब्स क्या करती हैं कि इसको प्रोटेक्ट करती हैं। जाहिर है कि ये एक स्पॉन्जी और बड़ा सॉफ्ट ऑर्गन है और उसकी वजह से इसको बाहर से कुछ भी कोई अगर कोई नुकसान पहुंच सकता है तो उसकी वजह ये रिब्स जो हैं ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और 12 पेयर होते हैं रिब्स के, 12 पेयर्स। 12 पेयर मीन्स क्या है? आगे भी ये रिब्स होती हैं और बैक साइड पे भी होती हैं, तो ये टोटल 12 रिब्स आगे, एक साइड पर 12 रिब्स एक साइड पर, तो यूं करके ये 12 पेयर्स बन गए, 24 रिब्स टोटल हो गई। These ribs are connected to spine in the back। बैक साइड पे यही जो रिब्स हैं वो जाकर स्पाइन के साथ, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ अटैच होती हैं। और सामने वाली साइड पे ये जो सेंट्रल बोन है, ये जो सामने एक बिल्कुल ये चेस्ट के अंदर ये देखें कि ये हड्डी होती है सामने बिल्कुल, इसके साथ अटैच होती हैं। और बैक साइड पे वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ। एंड गो अराउंड योर लंग्स टू कीप देम सेफ। Beneath the lungs is the diaphragm, a dome-shaped muscle that help you to inhale। यानी ये डायफ्राम का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये एक मस्कुलर शीट है जो कि सेपरेट करती है। यहाँ पे आप देखें कि ये सेपरेट कर रही है। ये है एक डूम शेप्ड शीट, मस्कुलर शीट है जो सेपरेट कर रही है एब्डोमिनल कैविटी को फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। अब ये दोनों लंग्स देखें, राइट एंड लेफ्ट लंग्स,
और वो कहाँ पर मौजूद है? नीचे से वो इसके ऊपर डायफ्राम के ऊपर पड़े होते हैं और यहाँ पर इसके रिब्स होती हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये रिब्स है, ये रिब्स, ये रिब्स, इसी तरह से इधर। तो ये दोनों लंग्स जो है ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय रिब्स, और इन रिब्स के बीच में यहाँ पर जो मसल्स मौजूद होते हैं इनको क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो सेंट्रल बोन है सामने वाली साइड पे जिसके साथ ये रिब्स अटैच होती हैं, सामने वाली साइड पे इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो सेंटर में ये वाली जो बोन होती है इसको कहते हैं स्टर्नम, और रिब्स के दरमियान ये जो मसल्स होते हैं इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और ये जो हमारी कॉलर बोन होती है यहाँ पर, ये सामने वाली ऊपर वाली जो ये बोन होती है इसको कहते हैं क्लेविकल या कॉलर बोन। और ये नीचे देखें कि ये डायाफ्राम, ये नीचे डायाफ्राम मौजूद है, मस्कुलर शीट है which separates the abdominal cavity from thoracic cavity। तो ये लंग्स के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हो गई। और लंग्स जो होते हैं ये मैंने बताया कि 2 लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे होते हैं। अब इन लंग्स के बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें हम आगे देखते हैं कि जो लंग्स हैं इनमें ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग है। दोनों में आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जो लेफ्ट लंग होते हैं ये कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं साइज में एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। और इसके 2 लोब्स हैं, ये देखें, ये एक हिस्सा 1 लोब, इसको कहते हैं इंफीरियर लोब एंड द सुपीरियर लोब। ये 2 लोब्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। इस तरह से इसके जो राइट है इसके 3 लोब्स हैं, इंफीरियर, फिर ये मिडल लोब, फिर ये एक सुपीरियर लोब। और जो लेफ्ट लंग है इसके, अब यहाँ पर देखें कि इस साइड पर, अंदर वाली साइड पर ये इस तरह से एक डिप है। ये डिप क्यों है? ये डिप आपको दूसरी साथ वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है। लेफ्ट साइड पर देखें ना, ये हार्ट है, ये हार्ट मौजूद है, और इस हार्ट की वजह से ये वाली जो जगह है लंग्स की, ये यहाँ पर हार्ट मौजूद है, इसलिए इस एरिया को कहते हैं कार्डिक नॉच। ये क्या है? कार्डिक नॉच है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है। तो ये आपको मज़ीद ये लंग्स के बारे में 2 बातें और समझ आ गई कि जो लेफ्ट लंग होता है ये स्लाइटली लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग। लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स एंड राइट लंग हैज़ 3 लोब्स। लोब्स के नाम क्या हैं? लेफ्ट लंग में इंफीरियर लोब, सुपीरियर लोब, और राइट लंग्स में इंफीरियर, मिडल एंड सुपीरियर लोब। उसके बाद हम आगे एक और बात देखेंगे कि ये जो लंग्स होते हैं इनके ऊपर एक और प्रोटेक्शन होती है। इन लंग्स के ऊपर ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों लंग्स के ऊपर यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है। ये देखें, ये मेम्ब्रेन है, ये लंग्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है ये, और इस मेम्ब्रेन के दरमियान में यहाँ पर फ्लूइड यानी लिक्विड, एक खास किस्म का लिक्विड फील्ड होता है इसके अंदर। इसके बाद ये आगे लंग्स, ये अंदर लंग्स, और ये बाहर इसके क्या है? ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि 2 है ना, यहाँ पर इसे लिखा है प्लूरल मेम्ब्रेन्स। और ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान क्या है? यहाँ पर फ्लूइड है। इस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये आगे आपने देखा कि ये रिब्स है और ये में लंग है, ये नीचे डायाफ्राम है। तो each lung is enclosed with a pleural sac that contains pleural fluid। यानी ये pleural sac, इसके अंदर pleural fluid मौजूद है, which allows the inner and outer walls to slide over each other while breathing takes place without much friction। अब जाहिर है जब हम सांस लेते हैं, जब हम ब्रीद इन करेंगे तो ये लंग्स एक्सपैंड होंगे, और जब ब्रीद आउट करेंगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब जब ये बार बार एक्सपैंड करेंगे तो इसके आपस में एक फ्रिक्शन पैदा होगी मेम्ब्रेन के अंदर, या जो थोड़ा ये हमारी रिब्स मसल्स हैं
इनके साथ और यहाँ पर एक फ्रिक्शन पैदा होगी। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि ये मेम्ब्रेन्स इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें, इसके दरमियान में फ्लूइड होता है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन पैदा नहीं होती। और दूसरे नंबर पे ये कुछ शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है कि अगर सम टाइम यहाँ पर अगर चेस्ट पे कोई चीज़ हिट करती है तो सबसे पहले तो उसकी फोर्स को ये रिब्स होती हैं, फिर रिब मसल्स हैं, और फिर उसको उस शॉक को ये जो फ्लूइड होता है ये भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्योंकि ये लंग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और यहाँ तक उस शॉक को पहुँचने नहीं देता, तो ये उसका एक सिक्योरिटी भी होती है। राइट जी। तो उसके बाद हम ज़रा वापस चलते हैं, फिर यहाँ पर लंग्स के बारे में जो बात कर रहे थे कि ये मैं बता चुका हूँ कि ये देखें ये लेरेंक्स आ गया, लेरेंक्स के बाद ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर ये आउटर देखें यहाँ पे ये आ गई रिब्स, और रिब्स के बाद इनके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स, और ये प्लूरल कैविटी जिसको भी हम बात कर रहे थे कि प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं दोनों, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके इसके अंदर सेकंड क्या है फ्लूइड। राइट जी। उसके बाद राइट लंग के बारे में मैं बता दिया। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, क्योंकि यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है जिसको कार्डियक नॉच बोलते हैं, इसकी वजह से ये स्मॉल होता है। इट हैज 2 lobes। और राइट लंग जो होता है इज बिगर एंड इट हैज 3 lobes। ये ऑलरेडी हम इसके ऊपर ये बात कर चुके हैं। The lungs together weigh approximately 1.3 kilograms, 2.9 pounds, यानी ऑलमोस्ट जो लंग्स का वेट होता है 1.3 किलोग्राम होता है। एंड इज द राइट इज हैवियर, ये बात हो चुकी कि जो राइट वाला है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हैवियर होता है। द लंग्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स, यानी 1500 माइल्स ऑफ एयरवेज, यानी कि अगर लंग्स के अंदर ये जो हमारी जो ब्रांचेस मौजूद हैं इनको अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएं तो ये तकरीबन इनकी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर बनती है। एंड 300 to 500 मिलियन एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई है, क्या है एल्वियोलाई, ये भी मैंने बताया जैसे कि एल्वियोलाई क्या थी, ये जो एल्वियोलाई है यानी ये जो एयर सैक्स हैं, ये जो एयर सैक्स हैं ये तकरीबन 300 to 500 मिलियन होते हैं लंग्स के अंदर, 300 to 500 मिलियन। ये इसकी बात हमने कर ली। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्रीदिंग की तरफ। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने पहले भी पढ़ी थी और आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। ये ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग और वेंटिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। पिछले लेक्चर में जब हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की बात की थी तो उस वक्त ये पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि जस्ट एयर का बॉडी के अंदर लेकर जाना ताकि हम वहाँ से ऑक्सीजन हासिल कर सकें, और फिर बाकी एयर को वापस फ्लश आउट करना ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे हमें छुटकारा मिले। सो ब्रीदिंग, जिसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ब्रिंगिंग इन ऑक्सीजन एंड फ्लशिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एंड ब्रीदिंग इज सो वाइटल टू लाइफ दैट इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। पहली बात ये थी, ये भी पिछली दफ़ा भी हमने जिक्र किया था कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि ये खुद ब खुद होता रहता है। अगर हम नहीं भी चाह रहे किसी वक्त कि हम सांस लें, ऑटोमेटिकली ये हम कोई और काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान सांस लेने की तरफ नहीं है, हम तो कोई और काम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रीथ जो है वो होता रहेगा, यानी ब्रीदिंग इन होती रहेगी, ब्रीदिंग आउट होती रहेगी। तो ये बड़ा वाइटल फंक्शन है, इसलिए इसको कॉन्शियसली लेने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कॉन्शियसली हम इसको कर सकते हैं, ध्यान लगा के हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी तरफ से गाफिल भी हो जाएं तो ये खुद ब खुद होता रहेगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो 16 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रेस्ट की पोजीशन पे। यानी अब हम रेस्ट की पोजीशन पे हैं, यानी कोई हैवी एक्सरसाइज या हैवी काम नहीं कर रहे, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हैं और रेस्ट की पोजीशन है, तो उस वक्त अगर हम जो सांस लेते हैं उसको हम काउंट करें तो ये 16 to 20 टाइम्स पर मिनट बनता है, यानी 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस लेता है एक नॉर्मल इंसान। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें कि ये जो 16 से 20 दफ़ा हमने कहा कि अगर इसको काउंट करें, ईच डे यू ब्रीथ अबाउट 20,000 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट एक दिन में आप कोई 20,000 दफ़ा सांस लेते हैं।
और अगर आपकी उम्र 70 साल है, यानी 70 साल तक माशाल्लाह अगर आपकी उम्र हो गई, तो उस वक़्त तक आप तकरीबन 600 मिलियन सांस ले चुके होंगे, 600 मिलियन। तो नॉर्मली ये 16 से 20 दफ़ा जो होता है वो हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। अब ये सांस जो है ये हमारा ज़्यादा भी जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम कोई हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारी सांसें ज़्यादा तेज हो जाती हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, इस ब्रीदिंग रेट को कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल होता है? तो इसके लिए ये होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक कंट्रोल सेंटर है, यानी ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जो हमारी बॉडी की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो सेंटर जो हमारी सांस के सिस्टम को यानी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, उसको रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। सो रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द ब्रेन, इट लाइज इन द ब्रेन। अब वो हमारी जो इसकी जो ब्रीदिंग रेट है इसको कैसे कंट्रोल करता है? एक्चुअली आपको पता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं और जब हम कोई हैवी टास्क परफॉर्म करना शुरू कर दें, कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे मसल्स ज़्यादा एक्टिव होंगे, मसल्स ज़्यादा फंक्शन करेंगे। जब मसल्स ज़्यादा फंक्शन करेंगे तो मसल्स नीड मोर एनर्जी। तो उस एनर्जी को हासिल करने के लिए मसल्स क्या करेंगे कि मसल सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा टू गेट मोर एनर्जी। तो अब वो जो ज़्यादा जब उसके अंदर ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा बनेगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को वो स्टिमुलेट करती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है दैट इज सेंसिटिव टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो जब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती है तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और फिर वो मैसेजेस भेजता है डायफ्राम को और हमारे जो मसल्स हैं, रिब मसल्स हैं, इनको कि आप अपने रेस्पिरेशन जो है उसको इंक्रीज करें ताकि जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर उनको निकाला जा सके। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। सो हु कंट्रोल्स द ब्रीदिंग? द रेस्पिरेटरी सेंटर। Where is that? That is located in the brain. The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in the blood. तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है उससे ये सेंसिटिव होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हार्ड जॉब सेलुलर रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स अकर एट ग्रेटर रेट। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी जब मस्कुलर सेल्स के अंदर ज्यादा, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन ब्लड, राइट। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर। अब इससे क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो वो स्टिमुलेट होगा एंड दैट अल्टीमेटली सेंड्स मैसेजेस टू द rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so excess carbon dioxide can be removed from the blood, right। इस तरह से यानी नॉर्मल कंडीशंस में 16 से 20 दफा, और फिर अगर हम कोई हार्ड जॉब या एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस वक्त फिर हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस। अभी हम बार बार उसका जिक्र कर रहे थे कि इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल का मतलब क्या है? ब्रीद इन। ये हम सांस अंदर लेकर जा रहे हैं तो ये क्या है? ब्रीथ इन करना या इनहेल करना। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स, वॉल्यूम इन द थोरैसिक कैविटी इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर ये हम ये जो मैकेनिज्म है कि ये इनहेलेशन कैसे होती है और एक्सहेलेशन कैसे होती है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको एक ये पिक्चर दिखाता हूँ। अब ये फर्ज करें कि ये इनहेलेशन है, ये इनहेलेशन की पिक्चर को उसको गौर से देखें। ये है रिब्स, ये रिब्स के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ये नीचे डायफ्राम। अब होता क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं, अब जरा बात को जरा बेटा गौर से सुनिए। इनहेल करते हैं, आपने गैसेस के कुछ लॉज भी पढ़ रखे हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो गैस प्रेशर कम हो जाता है, गैसेस का प्रेशर कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम होता है तो गैसेस का प्रेशर बढ़ जाता है। ये इस लॉ का तो आपको पता है। अब जब रिब मसल्स यानी अब ये नीचे से देखें कि ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम नॉर्मल पोजीशन से ये ऊपर की तरफ, ये देखें ये ऊपर की तरफ जब आएगा, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है,
यहाँ पर ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ से ये जब नीचे आएगा तो अब क्या होगा, अगर मैं ये इसको यूं करके ऐसे करूं कि ये यहाँ आ गया, ये नीचे हो गए, यहाँ आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्पेस बढ़ गई और ये लंग्स को फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई, तो ये यूं करके एक्सपैंड होंगे। जैसे ही एक्सपैंड होंगे तो ये जो बाहर है हमारी एनवायरनमेंट में जो एयर है उसका एक सर्टन प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको याद होगा क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg। अब बाहर जो एयर है आउटसाइड एनवायरनमेंट में उसका प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg। नॉर्मली हमारे ये जो बाहर का और जो अंदर लंग्स के जो प्रेशर है ये एक जैसा होता है, इसको एक जैसा रखना होता है, इसको इक्विलिब्रियम पे लाना होता है, मेंटेन करना होता है ताकि हमारे लंग्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो सेम रखना होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये डायफ्राम नीचे जाएगा, रिब्स जो है वो रेज होंगी, तो लंग्स को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो गई। जैसे ही स्पेस ज़्यादा हो गई तो अब अंदर जो इसके अंदर गैसेस थी उसका प्रेशर गिर जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। अब स्पेस वॉल्यूम बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका प्रेशर कम हो गया। अब बाहर की एयर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, सो एयर रशेज इनसाइड टू इक्वलाइज द प्रेशर। अब बाहर से हवा रश करके अंदर जाएगी ताकि ये प्रेशर जो अंदर और बाहर का इसको इक्वलाइज कर सके। तो यूं करके ये तो हो गया हमारा इनहेलेशन का मैकेनिज्म। और एक्सहेलेशन में क्या होगा कि अब ये डायफ्राम अपवर्ड मूव करे, ये अपवर्ड मूव करेगा। अब यहाँ से ये यहाँ आ गया, इसका मतलब कि ये अब स्पेस कम हो गई, रिब्स नीचे आ गई। जब रिब्स नीचे आएंगी बैक अपनी नॉर्मल पोजीशन पे तो अब लंग्स के पास यहाँ पर स्पेस कम हो गई। अब जैसे ही स्पेस कम हो गई तो इसके अंदर जो गैसेज है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और बाहर प्रेशर कम होगा। तो अब यहाँ से एयर को बाहर निकलेगी, रश करके बाहर निकलेगी ताकि बाहर और अंदर लंग्स के जो प्रेशर है एयर का इसको इक्वलाइज किया जा सके। तो ये दोनों प्रोसेस आपने इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का आपको समझ आ गई कि इनहेलेशन में आपने क्या देखा, ये डायाफ्राम, देखें ये ब्रीदिंग इन, डायाफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आ रहा है, रिब मसल्स जो है ये, और उसके बाद फिर ये चेस्ट, और ये मसल्स ये क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड करने की वजह से अंदर चेस्ट कैविटी में स्पेस ज़्यादा हुई और उसकी वजह से बाहर जो गैसेस का प्रेशर था वो 760 है, अंदर कम हो गया। अब ये यहाँ से रश करके अंदर जाएगी ताकि लंग्स के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन करे। अब वापस दूसरा एक्सेलिंग में या ब्रीद आउट में क्या होगा कि डायफ्राम अब रिलैक्स कर रहा है, अब ये रिलैक्स करके वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, ये वहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, रिब्स नीचे आ गई, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यहाँ से अब देखें ये वापस जब आएगी तो अब लंग्स के पास स्पेस कम होगी, अब लंग्स के ऊपर प्रेशर, जब इनका स्पेस कम होने की वजह से गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से ये हवा बाहर आएगी ताकि इसके अंदर का प्रेशर भी इसके इक्वलाइज करे। तो ये मैकेनिज्म है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का, और इसमें आपने देखा है किसी किस्म की कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं हुई, जस्ट फिजिकल प्रोसेस है जो शुरू में मैंने कहा था कि ये डायफ्राम, रिब मसल्स ये इन्वॉल्व हैं फिजिकली, इनकी सिर्फ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो हवा है या एयर है वो बॉडी के अंदर जा रही है और वहां से बाहर आ रही है। सो इट इज अ बायोफिजिकल प्रोसेस। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमसे ये देखते हैं कि जो हवा बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है उसकी कंपोजिशन क्या होती है और जो फिर वापस हम एक्सहेल करते हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है, क्योंकि एयर तो वैसे ही मिक्सचर ऑफ गैसेज है। यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन है, ये देखें कि जो इनहेल्ड या इंस्पायर्ड एयर है, इनहेल्ड या इंस्पायर्ड का मतलब क्या है कि जो एयर बॉडी के अंदर जा रही है बाहर से उसके अंदर ऑक्सीजन 21% होती है और जो एयर हम वापस बाहर निकालते हैं उसमें 16% होती है। जो इसका मतलब कि इसमें जब हमने 21% ली और वापस 16% निकाली तो तकरीबन 5% बॉडी ने यूटिलाइज कर ली, इसका ये मतलब। और जो इंस्पायर्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.04% और जो एक्सपायर्ड एयर है जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो उसके अंदर 4% है। अब ये इंक्रीज कैसे होगी,
इंक्रीज कहाँ से हुई कि जो बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हुई है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो हमने निकाली, वो ब्लड में आई, ब्लड से फिर उसके बाद एल्वेलाई में, और फिर वहां से उस एयर को एक्सपायर किया। जब उसमें देखते हैं तो ये 4% होगी। नाइट्रोजन इन ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है इसमें। वैसे यहाँ पर बराबर 79% ही लिखा हुआ है। तो वाटर वेपर्स इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे आपके एनवायरनमेंट में बाहर ड्राई एयर भी हो सकती है, कभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा भी होती है, तो इसके अंदर कॉन्टेंट्स वेरिएबल हो सकते हैं। और जो एक्सपायर्ड होती है वो सैचुरेटेड होती है। डस्ट पार्टिकल्स इंस्पायर्ड एयर में वेरिएबल और एक्सपायर्ड एयर में ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। और उसके बाद एक्सपायर्ड एयर जो है तकरीबन बॉडी टेम्परेचर पे इसका, क्योंकि बॉडी से उसको बाहर निकाल रहे हैं तो बॉडी इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर उसका टेम्परेचर होगा। तो ये चार्ट आप लोगों ने याद कर लेना है, इसमें से अक्सर एमसीक्यूज वगैरह जो होते हैं वो पूछ लेते हैं दोनों के कंपैरिजन में। ये एक हमने नॉर्मल एक अभी जो डिस्कस किया सारा लेक्चर, उसके अंदर हमने एक प्रोसीजर जो सारा पढ़ा है, ये उसको एक तस्वीर में आपको सारा समझ आ जाएगा। इसको याद अगर आप रख लें तो ये फ्लो चार्ट जो है इससे आपको बात समझ आ जाएगी। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट से बाहर, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन एयर में ज्यादा है, वो एयर अब हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। कहाँ से लेकर जाते हैं? नेजल कैविटी से, यानी नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फिर हो जाती है फेरेंक्स में, फेरेंक्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से एल्वेलाई में। अब ये वो जगह है एल्वेलाई जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ये जो इधर से एयर आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में है, राइट। अब यहाँ से एल्वेलाई में से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को मिल जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको मिल जाएगी। अब फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्वेलाई, यहाँ पर ब्लड में और एल्वेलाई के दरमियान में गैसेस का एक्सचेंज हो गया। फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स, यानी वो जो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा थी एल्वेलाई के अंदर, अब वो ब्रोंकियोल से होते हुए फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फेरेंक्स, फिर नेजल कैविटी, और उसके बाद आउट इन द एनवायरनमेंट, उसको बाहर एनवायरनमेंट में निकाल देंगे। तो ये आपको इनहेलेशन का प्रोसेस यहाँ तक एल्वेलाई तक, और यहाँ से आगे एक्सहेलेशन का प्रोसेस है कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है वो फिर ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई, ट्रेकिया, फेरेंक्स, नेजल कैविटी से होती हुई उसके बाद वापस एनवायरनमेंट में ले जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। इसके बारे में अगर बेटा कोई ऐसी चीज़ हो जो अभी आपको समझना ही हो तो वो आप पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह उसको फिर अलहदा से किसी और लेक्चर में तफसील से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस पर बेस्ड जो है वो लेक्चर्स हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल्स इसलिए डिस्कस नहीं की जाती, टू द पॉइंट बात की जाती है ताकि आप अपने सिलेबस के मुताबिक अपने उस लेक्चर को सुने, उसको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे जो आपके सिलेबस में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।